हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम इस सीरीज में चल रहे हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी का एट क्लास का चल रहे हैं साइंस में। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले आपका एक क्लास हो चुका था। आज चल रहे हैं जो दूसरा क्लास चल रहा है। आज क्लास नंबर 2 चल रहा है और चैप्टर का नाम है आपका सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। ठीक है, तो बिना देर के हुए दोस्तों सीधा स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आगे। ये समूचा सीरीज चल रहा है दोस्तों, ये टू द पॉइंट चल रहा है, एकदम एनसीईआरटी से ही उठाया गया है। कोई भी चीज अपना मन से या अलग तरीके से कहीं से नहीं डाला गया है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा एक्सरसाइज है आपका, इसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, यानी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। पहला है, देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया, उसका नाम क्या है? पहला है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। आपको ये इस रिलेटेड से आप क्वेश्चन वाइज इसको भी बना सकते थे, हम क्वेश्चन वाइज, लेकिन हम सोचे कि नहीं, कि एकदम जैसा बुक में है उसी तरीके से देते हैं। इसको आप क्वेश्चन के रूप में फॉर्म कर सकते थे। आपको पूछा दिया जाएगा कि 4 भागों में बांटा गया, कौन कौन सा, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, इसमें से 3 दे दिया जाए, ये 2 दे दिया जाए और आपसे ऑप्शन 2 ऑप्शन दे, और तीसरा ऑप्शन आप जानते हैं कि तीसरा ऑप्शन आपका रहता है, तीसरा ऑप्शन क्या रहता है आपका? एक से अधिक, और अगला ऑप्शन आपका रहता है इनमें से कोई नहीं रहता है, इस तरह का। तो इससे आप याद रहेगा, तो आप ऑप्शन भी आप मार लीजिएगा। तो कौन कौन सा है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एंड शैवाल। प्रोटोजोआ एंड शैवाल। आगे है विषाणु की विषाणु यानी कि वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, बट वे केवल परपोषी में ही रिप्रोड्यूस होते हैं। यानी कि बीज में भी जीवाणु पौधे और जंतु कोशिका में ही क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस होंगे, यानी कि उसमें ही उत्पन्न होगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है? तो परपोषी होना जरूरी है, परपोषी में ही ये जाएगा। लेकिन जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल ये सब किसी में भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका कि परपोषी में ही होना चाहिए। आगे, जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी किसके द्वारा होती है? तो विषाणु के द्वारा। विषाणु के द्वारा क्या क्या हो रहा है दोस्तों? तो जुकाम हो रहा है, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू हो रहा है, और खांसी हो रहा है। आगे है पोलियो एवं खसरा, यानी कि पोलियो और खसरा का मतलब चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किसके द्वारा होते हैं? तो वायरस के द्वारा होता है। अतिसार, यानी कि अतिसार जो होता है वो एक कौन सा प्रोटोजोआ होता है? तब मोहरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। अतिसार किसके द्वारा होता है? तो मोहरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। डायसेंट्री, डायसेंट्री किसके द्वारा होता है? तो मोहरिया प्रोटोजोआ से। टाइफाइड और क्षय रोग यानी कि टीबी जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु। टाइफाइड और टीबी किसके द्वारा है? जीवाणु के द्वारा हो रहा है। और खांसी, इन्फ्लुएंजा, जुकाम जो हो रहा था, विषाणु के द्वारा हो रहा था। आगे है दोस्तों, एक कोशिकीय जीवाणु। एक कोशिकीय जीवाणु कौन कौन सा है? तो जीवाणु और प्रोटोजोआ है, ये दोनों क्या है? एक कोशिकीय है। जीवाणु और प्रोटोजोआ एक कोशिकीय है, बट कवक जो है बहुकोशिकीय है। कवक कैसा है? बहुकोशिकीय है। नोट में आपका दिखा हुआ है, नोट में शैवाल कुछ एक कोशिकीय है तथा कुछ बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो शैवाल को किस में आप डालिएगा? तो किसी में भी आप डालिए, क्योंकि ये एक कोशिकीय भी कुछ शैवाल होता है और कुछ शैवाल बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, जैसे आपको दे ही दिया जाए कि शैवाल क्या है, एक कोशिकीय, ऑप्शन दूसरा बहुकोशिकीय, तीसरा ऑप्शन आपका दे दिया जाता क्या? एक से अधिक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मारते? तो एक से अधिक, क्योंकि ये दोनों होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रहता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहता है। अमीबा कैसा? सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, ये अकेले भी रह सकता है और समूह में भी रह सकता है, लेकिन कवक और जीवाणु हमेशा कैसे रहेंगे? समूह में रहेंगे। दही में कौन सा बैक्टीरिया जीवाणु पाया जाता है? कौन सा बैक्टीरिया? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। उसमें और भी बहुत सारे जीवाणु होते हैं दही में, ऐसा नहीं कि केवल लैक्टोबैसिलस ही होता है। तो लेकिन प्रमुख रूप से यानी कि अधिकता किसकी ज्यादा होता है? तो लैक्टोबैसिलस की ज्यादा होती है। जीवाणु पनीर अचार के उत्पादन में सहायक है, यानी कि पनीर बन रहा है, अचार बन रहा है, उसमें क्या है? जीवाणु का होना बहुत जरूरी है। वो मदद करता है, वो हेल्प करता है जीवाणु इसको बनाने में, चीज को बनाने में। ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाने में किसका उपयोग होता है? तो ईस्ट का उपयोग होता है। ये देखिए, यहीं पे आपको ध्यान रखना है, पनीर और अचार बनाने में जीवाणु का, बट ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने में किसका? तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक शर्करा से
शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। यानी कि प्राकृतिक शर्करा, यानी प्राकृतिक शर्करा किसको कहते हैं? तो जैसे अंगूर का हो गया रस, वो भी प्राकृतिक शर्करा शर्करा है। गन्ने का रस हो गया, चावल का रस हो गया, या अलग अलग तरह का फ्रूट का रस हो गया, ये सब प्राकृतिक शर्करा है। और इसको क्या किया जाता है? ईस्ट के द्वारा अल्कोहल यानी कि शराब में उत्पादन किया जा सकता है। इससे क्या होता है? शराब बनाया जा सकता है, तो ईस्ट की मदद से। चीनी से अल्कोहल में परिवर्तन, चीनी से अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया जो होती है वो कहलाता है किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। किसका क्या कहलाता है प्रक्रिया? फर्मेंटेशन कहलाता है। यानी कि चीनी यानी कि प्राकृतिक जो शर्करा है वो भी एक तरह का चीनी है, वो भी एक तरह का मिठास है, और उससे शराब बनाया जा रहा है, यानी कि वो प्रक्रिया क्या कहला रहा है? तो किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन के द्वारा ही बनाया जा रहा है, इसी क्रिया के द्वारा बनाया जा रहा है। आगे आता है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक को बोला जाता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक। तो प्रतिजैविक के पहले नाम है, ये नाम आपको याद होने चाहिए, ये नाम याद होने चाहिए। आपको ऑप्शन में ऐसे करके भी पूछ सकता है कि ऑप्शन दे दिया आपको अस्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। अब ऊपर में लिख दिया आपको क्या कि इनमें से कौन सा प्रतिजैविक है, और ऑप्शन ये तीनों दिया, उसके साथ साथ दे दिया इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक दे दिया। तो आपको याद रहेंगे सभी के सभी, तभी आप मार पाइएगा इनमें से एक से अधिक। कौन कौन सा होगा फिर से एक बार सुन लीजिए, अस्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे फफूंद यानी कि उसको मोल्ड बोला जाता है। फफूंद को क्या बोला जाता है? मोल्ड। तो फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकता है, जीवाणु की वृद्धि को रोकता है तथा मारता है। कौन सा? तो फफूंद मारता है, यानी कि मोल्ड मारता है या फिर जीवाणु की वृद्धि को रोकता भी है। तो फफूंद से किस पेनिसिलिन बनाई जाती है? पेनिसिलिन किससे बनाएगी? तो फफूंद से यानी कि मोल्ड से बनाया गया। एंटीबायोटिक को कवक और जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। एंटीबायोटिक को किससे प्रोड्यूस किया गया? एंटीबायोटिक किससे बनाया गया? तो कवक और जीवाणु से ही बनाया गया एंटीबायोटिक। ठीक है, कवक और जीवाणु से बनाया गया। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावशाली नहीं है। इसका कारण क्या है? तो सर्दी जुकाम में एंटीबायोटिक खाओगे तो सही होगा? तो नहीं। तो सर्दी जुकाम होता किससे था? वायरस से। लेकिन एंटीबायोटिक काम किससे कर रहा है? तो कवक और जीवाणु जो होता है उसके काम में आता है, उसको भगाने के काम में, यानी वृद्धि को रोकने या मारने के काम में आ रहा है एंटीबायोटिक। तो आपका वायरस से जो हो रहा है, जो भी बीमारी वायरस से होगा उसमें ये काम नहीं आएगा। और सर्दी जुकाम और फ्लू किससे हो रहा था? तो वायरस से भी हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था? तो 1929 ईस्वी में किया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 ईस्वी में किया था। ठीक है, हैजा यानी कि हो गया क्या आपका? कॉलरा। हैजा यानी कि कॉलरा, टीबी, हेपेटाइटिस जैसी अन्य बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। ये सबको कैसे रोका जा सकता है? तो इसका कोई एंटीबायोटिक, जो आप कह रहे थे एंटीबायोटिक खा लीजिए तो सही होगा, तो नहीं। कॉलरा के लिए आप क्या कर सकते हैं? वैक्सीन लगाना होगा। टीबी को रोकने के लिए वैक्सीन, हेपेटाइटिस को रोकने के लिए वैक्सीन लगाना होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि किन बीमारियों को वैक्सीन से रोका जा सकता है, आपको ऑप्शन दे सकता है इसमें। ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए कौन कौन सा? तो कॉलरा, टीबी, हेपेटाइटिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आगे है संचरणीय रोग। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज किसको कहते हैं? तो एक से दूसरे में होने वाला डिजीज, एक आदमी से दूसरे आदमी, एक जंतु से दूसरे जंतु में होने वाला डिजीज कहलाता है आपका संचरणीय डिजीज, यानी संचरण करेगा, एक से दूसरे में जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा बीमारी है? तो बीमारी है हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं टीबी। चिकन पॉक्स एवं टीबी, यानी कि हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और टीबी कैसा है? तो कम्युनिकेबल डिजीज है। रोग वाहक यानी कि कौन इस रोग को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में हेल्प करता है, यानी कि कौन सा वाहक इसका है? तो मादा एनफ्लूएंजा जो है, मादा एनफ्लूएंजा है मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी कहलाता क्या है? तो ट्लाज्मोडियम। ठीक है, ट्लाज्मोडियम को क्या करता है? मादा एनोफिलीज मलेरिया का परजीवी जो है उसको वाहक करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और फैलाने का काम करता है। मादा एडिस मच्छर जो है किसका है? तो डेंगू के वायरस का वाहक है। डेंगू के वायरस को कौन फैलाता है? तो मादा एडिस मच्छर। मादा क्यूलेक्स मच्छर जो फाइलेरिया कवक का वाहक है, यानी कि फाइलेरिया जिसमें हाथी पाँव हो जाते हैं, पाँव
पूरा मोटा मोटा हो जाता है, वो कैसा बीमारी क्या कहलाता है, तो फाइलेरिया कहलाता है। और उसका वाहक कौन सा है, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर है, यानी कि मच्छर है। ठीक है, घरेलू मक्खी जो घर में होते हैं वो किसको फैलाते हैं, तो हैजा यानी कि कॉलरा को फैलाते हैं। कॉलरा कॉलरा बहुत पहले क्या था, एक विनाशकारक एक तरह का बीमारी था। ये बहुत गांव के गांव साफ कर देता था, होता था। पहले इसका कोई इलाज नहीं था। ठीक है, और इलाज नहीं रहने के कारण ये घरेलू मक्खी ही फैला रहा था, तो बहुत संख्या में फैलाता था, जिससे पूरा का पूरा इलाका मर जाता था आदमी। ठीक है, तो घरेलू मक्खी किसको फैला रहा है, तो कॉलरा को फैला रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें है क्या, एक चार्ट है आपका, वही एनसीईआरटी का चार्ट है, और ये मानव का रोग है। रोग के कारण कारक जो सूक्ष्म जीव है किस कारण से हो रहा है, और संचरण का तरीका क्या, और बचाव का उपाय क्या है, ये लिखा गया है। क्षय रोग किसके कारण हो रहा है, तो जीवाणु के कारण हो रहा है। और कैसे इसका संचरण होता है, तो वायु के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। खसरा यानी कि मेसल्स, ठीक है, मेसल्स किसके कारण, तो वायरस के कारण, वायु से होता है। चिकन पॉक्स वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण हो रहा है, और ये सीधा संपर्क या फिर वायु से भी फैलता है। पोलियो कैसा है, वायरस के कारण हो रहा है, ये वायु और जल दोनों द्वारा फैलता है पोलियो, इसलिए पोलियो का टीका दिया जाता था। अब इंडिया को क्या किया, पोलियो मुक्त कर दिया गया, बट पाकिस्तान अभी भी पोलियो ग्रस्त है, अफगानिस्तान अभी भी पोलियो ग्रस्त है। लेकिन इंडिया पहले ही हो चुका है, 2000 लगभग 14 के आसपास हो चुका है। ठीक है, से पहले हो चुका था, ये पोलियो मुक्त हो गया है। अब इसको रोकने का उपाय क्या है, तो उसको रोकने का उपाय है सामान्य रोगी को पूरी तरह अन्य व्यक्तियों से अलग रख दीजिए, या फिर उसको क्या कीजिए, व्यक्तिगत वस्तु उसका अलग रखें। उस जो पर्सनली यूज करता है उसको क्या कीजिए, अलग रखिए। उचित समय पे उसका टीकाकरण भी करवाइए, तभी आप बच पाइएगा, नहीं तो इसका और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, टीकाकरण ही सबसे उत्तम उपाय अभी कहा गया है। यदि हो गया तो टीकाकरण काम नहीं करता है, टीकाकरण होने से पहले करवाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हैजा। हैजा किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है, और जल और भोजन दोनों द्वारा फैलता है। टाइफाइड किसके कारण, तो जीवाणु के कारण, जल और भोजन दोनों के लिए फैलता है। इसको बचाने का एक ही उपाय, आप स्वच्छता अपनाइए और हैजा टाइफाइड को दूर भगाइए। खाना पका हुआ, अच्छा से पका हुआ होना चाहिए, फास्ट फूड की तरह नहीं कि आधा कच्चा आधा पका, इससे भी आपका टाइफाइड या हैजा फैलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस ए किसके कारण हो रहा है, तो वायरस के कारण हो रहा है। कारण क्या है, जल, तो जल के कारण हो रहा है, यानी कि जल के अंदर उसमें सूक्ष्म जीव है, उसके कारण हो रहा है। तो आप जल को अच्छी तरह उबाल कर या फिर उबाल कर पीजिए, या फिर उसको अच्छे से छान कर यानी कि प्यूरिफाई करके पीजिए, या सबसे अच्छा तरीका आप टीकाकरण उसका करवा लीजिए। टीकाकरण करवा लीजिए, जिससे आपको लड़ने में मदद मिलेगा इस तरह की बीमारी के लिए, हेपेटाइटिस ए के लिए। मलेरिया किसके कारण होता है, तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण हो रहा है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण हो रहा है। इसको फैलाने वाला कौन है मलेरिया को, तो मच्छर फैलाने वाला है। इसके जस्ट पहले देखिए आपको आया था ना, मलेरिया फैलाने वाला कौन था, तो मादा एनोफ्लीज मच्छर है। मच्छर के कारण क्या हो रहा है। अभी इसका मच्छर से अधिक हो रहा है, तो मच्छर से आप दूर रहिए। तो दूर रहने से क्या, सोते समय आप क्या कीजिए, मच्छरदानी लगा के रखिए, या फिर अलग अलग तरह का गुड नाइट या कोची आ गया ना, बहुत सारा आया है, उसको आप जलाकर सोइए। ठीक है, और यदि मच्छर न पनपे उसके लिए क्या कीजिए, आप पानी एकत्रित न रखें, गंदा पानी एकत्रित न रखें। कूलर वगैरह में पानी ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए, टायर वगैरह में पानी छोड़ना नहीं चाहिए, गमले वगैरह में ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे कि क्या हो, मादा मच्छर का प्रजनन हो ही ना, प्रजनन ना हो तो आपसे क्या रहेगा, दूर रहेगा, कम रहेगा आपके पास। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, चलते हैं आगे को। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशी दोनों में जीवाणुओं द्वारा होने वाला भयानक रोग है। अभी जो देख रहे थे दोस्तों, ये देखिए वाहक जो मच्छर था, मक्खी था, ये था, लेकिन उससे उसको कोई हानि नहीं हो रहा था। मच्छर को ना हानि हो रहा था, ना मक्खी को हो रहा था, वो हानि पहुंचा रहा था बस आदमी को पहुंचा रहा था। लेकिन एंथ्रेक्स एक ऐसा बीमारी है, ऐसा बीमारी है जो क्या क्या होता है, जंतु को भी होता है और मनुष्य को होता है, दोनों को होता है, या किसी से किसी में भी फैल सकता है, और ये बहुत भयानक बीमारी था पहले। ठीक है, तो आपसे पूछ देगा कि इनमें से कौन सा रोग मनुष्य एवं मवेशियों
दोनों द्वारा होता है, यानी दोनों को होता है और एक दूसरे से फैलता है। आपको ऑप्शन में रहेगा एंथ्रेक्स और अलग अलग तरह का रहेगा, तो आप एंथ्रेक्स मारिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 ईस्वी में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की और इसी के नाम पर रखा गया एंथ्रेक्स रोग। ठीक है, किस जीवाणु से एंथ्रेक्स रोग होता है? तो जीवाणु का नाम है एंथ्रेसियस, बेसिलस एंथ्रेसियस। ठीक है, बेसिलस एंथ्रेसिस से ही आपका होता है एंथ्रेक्स रोग होता है। प्रोटोजोआ से अतिसार यानी कि हो गया डायसेंट्री तथा मलेरिया होता है। मलेरिया और अतिसार होने का कारण क्या है? तो प्रोटोजोआ है। ठीक है, प्रोटोजोआ है। अभी देखिए इसके पहले क्वेश्चन में, इसके पहले एग्जाम हुआ था TRE 3 हो रहा था जो कैंसिल हुआ, उसमें क्वेश्चन आया था कि कोल्ड यानी कि जुकाम किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण। तो देखिए इसमें आया था ना, ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा इसमें आया था। तो कोल्ड, कॉमन कोल्ड है ना, कॉमन कोल्ड किसके कारण हो रहा था? तो ये सब किसके कारण? संचरणीय रोग है। और कॉमन कोल्ड देखिए फर्स्ट पेज में ही था आपका, फर्स्ट पेज में आपका था। हाँ, यहाँ देखिए जुकाम यानी कि कोल्ड किसके कारण हो रहा है? तो विषाणु के कारण हो रहा है। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आया हुआ है। इसीलिए आपको इसके पहले देखिए आपको एक वीडियो आपको दिया गया, उसमें दिखाया गया था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो देखा गया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ रहा है। इसका उद्देश्य भी यही है, एनसीईआरटी पढ़ाने का उद्देश्य है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या हो, उससे लड़े आपका। ठीक है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उससे आपका आए। चलिए हम लोग कहाँ थे, आते हैं मुद्दे पे। हाँ, अब आता है नींबू का कैंकर रोग। अब ये पौधे में रोग होने वाले रोग हैं, पौधे में होने वाले रोग हैं। तो नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण हो रहा है। और तरीका क्या है? वायु, संचरण का तरीका क्या है? तो वायु है। गेहूं का रस्ट रोग कवक के कारण होता है, वायु एवं बीज। भिंडी का पीत रोग किसके कारण हो रहा है? तो वायरस के कारण हो रहा है। भिंडी का पीत रोग वायरस के कारण है। इसका फैलाने वाला कौन सा है? तो कीट है। देखिए और भी इसके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का ही केवल हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से हूबहू एकदम आएगा। ठीक है, आप बहुत पढ़ लीजिए, उससे यदि कुछ आ रहा है और इतना पढ़िए इसी से कुछ आ रहा है, तो आपको ये पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। समय कम रहने पे आपको वही पढ़िए जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कैंकर रोग किसके कारण? जीवाणु कारण। गेहूं रस्ट कवक के कारण। भिंडी पित्त वायरस के कारण हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट को, पेज पे चलते हैं। भोजन का संदूषण यानी कि स्पॉइलिंग ऑफ फूड, यानी कि फूड का खराब हो जाना कैसी अभिक्रिया है? तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। संदूषण यानी कि भोजन का खराब हो जाना, रासायनिक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। आगे है परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव यानी कि जिससे क्या किया जा सकता है? बचाया जा सकता है खाना को खराब होने से, यानी कि उसको खराब होने का टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं कि बहुत देर बाद खराब हो, यानी उसके लिए जो मिलाते हैं उसको बोला जाता है प्रिजर्वेटिव बोला जाता है। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव का नाम है, पहला है सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटावाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटावाइसल्फाइड। तो इसको ऑप्शन के रूप में पूछ सकता है आपका कौन सा प्रिजर्वेटिव है। दोनों ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन और दे दिया, और ऑप्शन आपका इसमें तो बीपीएससी में कर ही दिया ना कि एक से अधिक भी रहेगा और इनमें से कोई भी नहीं रहेगा। तो एक से अधिक वाला ऑप्शन पे भी जाएगा, ये जाएगा ना। तो ये सबसे कठिन होने के कारण, एग्जाम कठिन होने के कारण यही ऑप्शन हो गया। ये दो ऑप्शन जो लाया ना, इनमें से अधिक, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसी के लिए आपको ये सब्जेक्टिव की तरह पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए प्रिजर्वेटिव कौन सा था? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटावाइसल्फाइड। अब देखिए नमक भी है, नमक, तेल, चीनी और सिरका, ये सभी एक तरह का प्रिजर्वेटिव है। नमक में भी आप डालकर कुछ दिन तक क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, अचार बनाते हैं। देखिए अचार में भी यही होता है ना, नमक होता है, चीनी होता है, हल्का सिरका होता है, तेल होता है। इससे आप क्या कर सकते हैं? सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। गर्म एवं ठंडा करना, एकदम गर्म किए उसके बाद एकाएक ठंडा कर दिए तो भी आप क्या कर सकते हैं? सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, जैसे दूध को हम करते हैं। ठीक है, तो दूध को पौष्टिकीकृत करने के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड तक आप गर्म कीजिए, उसके बाद एकाएक ठंडा कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? पॉस्चराइज हो जाएगा, पौष्टिकीकृत हो जाएगा।
पौष्टिकरण का खोज किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने। पौष्टिकरण का खोज लुईस पास्चर ने किया था। लेग्यून पौधे यानी कि दलहन का जो पौधा है उसमें उपस्थित होता है ना राइजोबियम, राइजोबियम जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, यानी कि तड़ित विद्युत यानी कि जब बिजली कड़कता है और बिजली कड़क कर कहीं ना कहीं गिरता है, जाकर किसी न किसी पेड़ पौधा पे गिरता है तो जला देता है, यदि मिट्टी पे गिरा तो भी मिट्टी के अंदर चला जाता है, तो उससे भी क्या होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प मिलता है, यानी कि वो भी एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल भी वायुमंडल के नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नाइट्रेट यौगिक में परिवर्तन कर देता है। क्या करता है? मिट्टी में उपस्थित जीवाणु जो होता है या फिर नीला हरा शैवाल जो होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में बहुत योगदान देता है। अब देखिए आगे आपको बताया गया है, ये एक नाइट्रोजन चक्र का एक साइकिल है। नाइट्रोजन चक्र है यानी कि नाइट्रोजन का साइकिल है कि कैसे कैसे नाइट्रोजन क्या होता है। सबसे पहले देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन है ना, वायुमंडल में नाइट्रोजन है तो ये क्या होता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण हुआ और वो क्या किया, जब वो क्या हुआ फिर जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन का यौगिक में बदल दिया गया। अब नाइट्रोजन का यौगिक में बदला और वही क्या हुआ, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का यौगिक बना हुआ है और उसको क्या किया गया। अब यहाँ से बहुत तरीका है। अब देखिए वायुमंडल से पहले तो मिट्टी में उपस्थित आ गया ना, वायुमंडल से मिट्टी में आ गया। अब देखिए एक तरीका और था कि वायुमंडल से मिट्टी में आने का एक और तरीका था क्या, कि आपका बिजली गिरे, बिजली कड़के और बिजली क्या हो पृथ्वी पर गिरे तो भी मिट्टी में आ जाएगा नाइट्रोजन के यौगिक। अब यहाँ से भी जाने का दो तरीका है। पहला है कि पौधा अवशोषित करेगा उस नाइट्रोजन के यौगिक को, पौधा अवशोषित किया और पौधा अवशोषित करके क्या किया अपने में लाया और उस पौधे के जीव जंतु खाया तो जीव जंतु में गया। अब जीव जंतु क्या हुआ, जब मरेगा तो उसका उत्सर्जन होगा, मृत्यु के बाद उत्सर्जन होगा और वो फिर से मरकर कहाँ जाएगा, जमीन में ही जाएगा, तो फिर से वो जमीन में चला जाएगा। ठीक है। या फिर मिट्टी से, अब दूसरा तरीका क्या कि मिट्टी से क्या हुआ, जीवाणु क्या किया नाइट्रोजन का यौगिक बनाया और उसको गैसियस नाइट्रेट फॉर्म में बदल दिया और जब गैस बना नाइट्रेट फॉर्म में तो वो फिर से वायुमंडल में चला गया और यही साइकिल क्या होता है, चलता रहता है, यही साइकिल चलता रहता है। वायुमंडल से मिट्टी में, मिट्टी से जीव जंतु में, जीव जंतु से फिर मिट्टी में, या फिर मिट्टी से फिर क्या हो गैस में, जीव जंतु जीवाणु ले जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बस यही तक था आपका चैप्टर नंबर सेकेंड, यही तक था चैप्टर नंबर सेकेंड। आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सब यही था, इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं है। जहां तक हो सका हर एक क्वेश्चन को उठाकर जो आपको आ रहा था, जो नहीं आ रहा था, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें रखा गया है। तो दोस्तों आप कमेंट में बताइए आपका ये सीरीज कैसा लग रहा है और ये वीडियो आपका कैसा लगा, या इसमें यदि कोई आपका सुझाव हो तो सुझाव भी आप दे सकते हैं। मुझे बहुत इंतजार है आपके कमेंट का। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। सब्सक्राइब करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ग्रोथ दी, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और हम भी अच्छे अच्छे वीडियो इसमें ला सके आपके लिए। मेहनत करें और आपको उसका फल डायरेक्ट मिल जाए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अब क्या करते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।